नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग का। ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा ध्वनि तरंग का, और आज मैं ध्वनि तरंग को ख़त्म कर दूंगा, यानी आज हम पूरा ध्वनि तरंग को पढ़ देंगे। इससे पहले मैं ध्वनि का एक पार्ट डाल चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है, आपका यूपी पुलिस हो गया और ग्रुप डी हो गया, ये दो ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें बहुत सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपको उनसे बेहतर बनना है तो आपको यह टॉपिक आने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिनसे वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए, हम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको। मैं आपको बता रहा था कि द्रव्यमान का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको ये बताया कि द्रव्यमान का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने फिर आपको ये भी बताया कि तापमान का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज जो हम देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, आज जो हम देखेंगे वो हम क्या देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं क्या, वो हम देखने वाले हैं कि आर्द्रता। एक आपको पता है एक चीज है आर्द्रता, यानी नमी, यानी आर्द्रता का ध्वनि की चाल पर प्रभाव, यानी आर्द्रता बढ़ाने और घटाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता बढ़ाने से या घटाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये जवाब देना होगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है किसके, आर्द्रता की, किसके, आर्द्रता की। क्लियर है, यानी मेरा कहने का मतलब है हम जितनी आर्द्रता को बढ़ाएंगे, जितनी हम आर्द्रता को बढ़ाएंगे उतनी हमारी ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, उतनी ही हमारी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, और जितना मैं आर्द्रता को घटाऊंगा, जितना मैं आर्द्रता को कम करूंगा, वो वहीं पे ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए मेरा ये रूम है, अगर इसमें मैं आर्द्रता को बढ़ाता हूं, अगर इसमें मैं आर्द्रता को बढ़ाता हूं तो ध्वनि की जो चाल है वो क्या रहेगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि मैंने आर्द्रता को घटा दिया तो क्या होगा, तो ध्वनि की चाल भी घट जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई। आपको ये लिखना कैसे है, इस प्रकार लिखना है कि ये आपने नोट किया होगा, लिखना आर्द्रता आर्द्रता बढ़ाने पर, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और आर्द्रता आर्द्रता घटाने पर ध्वनि की चाल घटती है, घटती है। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार ग्रुप डी में, शायद वो 2018 में हुआ था पेपर। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन थे बढ़ेगा, घटेगी, सॉरी जो चाल है वो बढ़ेगी, घटेगी, उतनी ही रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि अगर हम आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं, अगर हम आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। क्या ये बात आपको समझ में आई। आई होप आपको आई होगी। चलिए हम आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, फिर मैंने आपको बताया था एक और इसमें पूछा जाता है आपको कि दाब का ध्वनि की चाल पर प्रभाव, यानी प्रेशर का। अब हम देखेंगे, हमने बहुत सारी चीजें देखी है किस किस का प्रभाव कैसे कैसे होता है। अब हम इस यहां पे देखेंगे कि दाब का यानी प्रेशर का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम दाब को बढ़ाएं तो क्या ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी, अगर हम दाब को घटाएं तो ध्वनि की चाल घटेगी या बढ़ेगी। ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन आपको यहां पे क्या याद रखना है, ध्यान रखना, दाब बढ़ाने या घटाने पर, दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
पड़ता है। यानी चाल को आप दाब को आप कितना भी बढ़ा लो, दाब को आप कितना भी बढ़ा लो और कितना भी घटा लो, प्रेशर को आप कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो, आपकी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आप जवाब देना। ठीक है? क्वेश्चन पूछता हूं, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है? क्वेश्चन है मेरा, क्या है कि क्वेश्चन है हमारा, यदि हवा में दाब 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन ए आपके ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगी, यानी ध्वनि की चाल 2 गुना हो जाएगी। आपके ऑप्शन बी है 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना यानी ध्वनि की चाल 4 गुना हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन है समान रहेगी, या फिर इसको आप कर सकते हो कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या मैं कहूं डी ऑप्शन दूं आपको कि बढ़ेगी। अब बताइए इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करना चाहेंगे? यानी मैंने आपसे पूछा है कि यदि हवा में दाब 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की चाल 2 गुना बढ़ेगी, ध्वनि की चाल 4 गुना बढ़ेगी, या ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या केवल बढ़ेगी? तो ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बताया है कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो बढ़े या घटे, उसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको यह आई होगी समझ में। ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बहुत से ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें ध्वनि की चाल कितनी है। ठीक है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं, यहां पे आप एक ये चीज नोट कर लेना, और ये याद करने वाली चीजें हैं तो इनको आप याद करना आराम से। ठीक है? यहां पे मैं लिख रहा हूं माध्यम। क्या लिख रहा हूं? माध्यम। वैसे तो हमारे पास माध्यम 3 ही होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन उसका भी अलग अलग रूप होता है हमारे पास। ठीक है? और अगर मैं यहां बात करूं ध्वनि की चाल, यानी यहां एक तरफ मैंने लिखा है माध्यम और एक तरफ लिखा है मैंने ध्वनि की चाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा में यानी शुष्क हवा में, इस प्रकार तुम समझ सकते हो, हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और ये आपको पता भी होना चाहिए। ध्यान रखना, हवा में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। क्या? हवा में ध्वनि की चाल। क्लियर है? हवा में ध्वनि की चाल। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं भाप, अगर आप पानी को गर्म करो तो क्या होगा? भाप निकलेगी। पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? भाप बनती है। यानी भाप में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये होती है 405 मीटर पर सेकंड। 405 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, यानी इसकी चाल होती है ध्वनि की। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अगर मैं कहूं आपसे कि हाइड्रोजन में कितनी होती है, हाइड्रोजन में यानी हाइड्रोजन गैस है, उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखना, ये होती है हमारी 1269 मीटर पर सेकंड। 1269 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारी कितनी होगी? 260 मीटर पर सेकंड। ये याद करने वाली चीजें हैं, इनको नोट करते हुए चलिए। ठीक है? इनको नोट करते हुए चलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल में यानी पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप जवाब हमें क्या दोगे? तो ध्यान रखना, 1450 मीटर पर सेकंड होती है जल में कितनी होती है? 1450 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल। क्लियर है? बात आई आपके समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कांच में बताइए, कांच में गिलास में, यानी कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, आपको ये बताना है, तो आप जवाब हमें क्या दोगे? तो आप कहोगे
कि 5640 मीटर पर सेकंड ये क्या होती है, ये कांच में ध्वनि की चाल होती है। क्लियर है, कांच में ध्वनि की चाल होती है। क्लियर है, मैं एक दो और लिखवा रहा हूं जिससे कि अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सको। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं, इनको आपको याद करना है जल्दी से जल्दी, सॉरी, इनको आपको याद करना है। क्लियर है, चलिए बताइए। अभी मैं दो तीन और दे रहा हूं जो आपको नोट करना है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम में कितनी होती है ध्वनि की चाल। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि एल्यूमिनियम ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो ध्यान रखना 6420 मीटर पर सेकंड, 6420 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, जो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये, यानी लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना 5100 मीटर पर सेकंड, 5100 मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है, ये होती है हमारी लोहा में ध्वनि की चाल। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अच्छी तरह से नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे, और आगे हम देखते हैं कि हम क्या इसमें देखते हैं। ठीक है, चलो मिटाऊं इसे, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे यहाँ कुछ चीजें आती हैं जिसमें हम पराश्रव्य तरंगों का या पराश्रव्य ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का हम प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था पराश्रव्य तरंग के बारे में, किसके, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग हमारी होती कौन सी है, तो ध्यान रखना जिनकी तरंग कह लो या ध्वनि कह लो। ठीक है, अगर मैं तरंग की बात करूं, पराश्रव्य तरंग हमारी होती कौन सी है, तो ध्यान रखना जिनकी आवृत्ति क्या हो, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, अधिक हो, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, क्या वही तुम्हारी पराश्रव्य तरंग होती है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सोनार में इसका यूज किया जाता है, सोनार। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये सोनार क्या चीज है, अगर ये पूछा जाता है आपसे कि आपका ये सोनार क्या चीज है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे, यानी सोनार, सोनार। ठीक है, सोनार के बारे में बताइए कि हम इसको क्या कहते हैं। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म। वीडियो अगर आपको पता हो तो वीडियो को पॉज करना और फुल फॉर्म इसकी बताना कि सोनार हम किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सोनार के बारे में पूछा जाता है तो इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होगी, तो ध्यान रखना साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये फुल फॉर्म आपकी पूछी गई है एग्जाम में, तो आप इसका याद रखोगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका इसमें किसका यूज करते हैं हम, इसमें हम यूज करते हैं पराश्रव्य ध्वनियों का। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ध्यान रखना इसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं, किसमें, सोनार में। क्लियर है, सोनार में। अब बात आती है जो ये हमारा ये सोनार है, ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये कहाँ कहाँ उपयोगी है, यानी किस किस जगह पर ये उपयोगी है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बात कहूं तो ये हमारी लगी होती है कहाँ पे, पानी के जहाजों पर। ये जो सोनार होती है कहाँ पर लगी होती है, ये पानी के जहाज पर लगी होती है। और ये क्यों मतलब इसका उपयोग क्या होता है पानी में, तो इसका उपयोग होता है, मान लीजिए कोई जहाज है, कोई पनडुब्बी है, ठीक है, तो उसका क्या करना, उसकी चाल और दिशा ज्ञात करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तुम्हारा सोनार करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पानी में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं, जो पानी में डूबी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जहाज डूब गया, तो उसे भी कौन ढूंढेगा, उसे भी हमारा यही ढूंढेगा, सोनार। ठीक है, उसे भी कौन ढूंढेगा, उसे भी सोनार ही ढूंढेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यानी इसका उपयोग लिख लेना। उपयोग अगर मैं बात करूं इसकी, समुद्र के अंदर डूबी हुई जहाजों का पता लगाना व पनडुब्बी की चाल और दिशा
ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये क्या है, ये हमारे सोनार का काम होता है। ठीक है, ये सोनार का काम होता है कि समुद्र के अंदर डूबी हुई जहाजों या पनडुब्बी वगैरह जो भी हैं हमारी, जो भी मान लीजिए कोई डिस्ट्रॉयड हो गई है, वो क्या हो गई है, डूब गई है, उसका पता लगाती है और क्या काम करती है। और इसके अलावा ये पनडुब्बी की चाल का भी और दिशा का भी, पनडुब्बी की चाल दिशा, या फिर कह सकते हो कोई जहाज है वो जा रहा है समुद्र में, अब उसको दिशा की तो पता नहीं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो ध्यान रखना है ये सोनार ही क्या काम करती है, दिशा का भी दिशा भी बताती है। ठीक है, तो ये होता है इस सोनार का यूज, ये होता है सोनार का यूज। आपको सोनार के बारे में बताया है, उसी प्रकार का एक और यंत्र होता है जिसका नाम होता है रडार। क्या नाम होता है, रडार। अब बात आती है जो ये हमारा ये रडार है, ये किस काम आता है और इसका हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात, आपको रडार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि रडार की फुल फॉर्म क्या है। तो रडार की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है और इसमें किस तरंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ध्यान रखना, इसमें रेडियो तरंग, रेडियो तरंग या हम कह सकते हैं लघु तरंग का उपयोग होता है, यानी ये इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें किया जाता है रेडियो तरंग या लघु तरंग का। जबकि मैं बात करूं सोनार में किसका यूज किया जाता था, पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, इसका उपयोग क्या होगा, तो ध्यान रखना, हवा में जो भी चीज उड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कोई मिसाइल हो गई, कोई हवाई जहाज हो गया, तो उसकी दिशा का ज्ञात करना, उसकी दिशा ज्ञात करना और उसकी गति ज्ञात करना कि किस वो चाल से चल रहा है और कौन सी दिशा में जा रहा है, इस सब का जो पता लगाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो रडार का होता है। ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में लिखवाऊं तो ध्यान रखना, ये आसमान में उड़ती हुई वस्तु, जैसे कि मैं बात करूं हवाई जहाज या फिर कोई मिसाइल की दिशा व गति का पता लगाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम क्या इसमें क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि पराश्रव्य तरंगों का जो हमारा उपयोग है वो हम कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, और उसी में हम आगे आते हैं। ठीक है, अगर मैं पराश्रव्य तरंगों के और उपयोगों के बारे में बात करूं ना, तो उसका हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया था कि सोनार में उसका यूज होगा। ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, दूसरा यूज बताऊं उसका, यानी पराश्रव्य तरंग का उपयोग ये कहां कहां होता था, मैंने आपको बताया था सोनार में। ठीक है, पहली मैंने बात बताई थी सोनार में। अगर मैं दूसरी बात बताऊं तो ध्यान रखना, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज के पुर्जों को साफ करने में किसका यूज किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। अगर मैं इसका और बताऊं तो आपको पता है, मैंने बताया था आपका अल्ट्रासाउंड में भी इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, जो शरीर में जो ट्यूमर होता है ना, कैंसर, ठीक है, उसको भी निकालने का काम पराश्रव्य तरंगों का होता है। यानी आप लिख सकते हो, शरीर में ट्यूमर का पता लगाना तथा गठिया रोग का उपचार करना। गठिया रोग होता है ना, वो भी किससे किया जाता है, यानी उसका भी उपचार किससे किया जाता है, हमारे पराश्रव्य तरंगों से ही किया जाता है। ठीक है, और तीसरी बात, जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुएं यानी धातुओं को जोड़ना, ये भी किसका कार्य होता है, ये भी हमारे होता है पराश्रव्य तरंग का ही कार्य। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब जो हमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आगे,
और आगे हम इसमें क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं ध्वनि की विशेषता, ध्वनि की विशेषता। और ध्वनि की विशेषताओं में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तारत्व। क्या पढ़ेंगे? तारत्व। तारत्व मीन्स होता क्या है? पिच, PITCH। क्या होता है? पिच। यानी जो ये तारत्व होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना, तारत्व हमेशा ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। पहली बात है इसमें, तारत्व हमेशा ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारत्व की इकाई क्या है। अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं या इसके मात्रक की बात करूं तो ध्यान रखना, इसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। किसे? तारत्व को। ठीक है, यानी तारत्व की इकाई क्या है? तारत्व की इकाई जो है वो क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना, जिस ध्वनि का तारत्व जितना ज्यादा होगा, वह आवाज ध्यान रखना उतनी ही पतली होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे, जिस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है उसका अधिक होता है वह आवाज, इस प्रकार आप लिख सकते हो, वह आवाज उतनी ही पतली होती है। और मैं यहां अगर दूसरी बात करूं तो ध्यान रखना, जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है, जितना कम होता है, इसे ऐसे लिखिए, जितना कम होता है वह आवाज उतनी ही मोटी होती है। इस प्रकार आप लिख सकते हो, इसे मोटी होती है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। आपने ये लिखा, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। अब गौर करिए, मैंने आपसे पहली बात यहां पे कही है कि जिस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है वह आवाज उतनी ही पतली होती है। मुकाबला करवा लीजिए आप स्त्री और पुरुष का, मुकाबला करवा लीजिए स्त्री और पुरुष का। ठीक है, पुरुष का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, सॉरी, पुरुष का जो तारत्व होता है ना वो कम होता है। पुरुष का तारत्व कम होता है, जिस वजह से उसकी आवाज कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, लेकिन स्त्रियों का जो तारत्व है वो क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण उनकी आवाज कैसी होती है? पतली होती है। अगर मैं इसका तुम्हें एग्जाम्पल दूं तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो पहला एग्जाम्पल हमारा इसका क्या बनेगा? लिखना, महिला की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व से ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी वजह से पुरुष की जो आवाज होती है वो महिलाओं की आवाज से भारी होती है, या फिर महिलाओं की आवाज पुरुष की आवाज से पतली होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तारत्व। इसका क्या कारण है? तारत्व। और दूसरी बात, दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल आप कर सकते हो, मच्छर के भिन्न भिनाने का तारत्व शेर के दहाड़ने से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी मच्छर आपने देखा है, जब वो आपके कान के पास आता है तो उसकी आवाज इतनी पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली। और शेर की आवाज कैसी होती है? मोटी होती है भाई। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, मच्छर का जो तारत्व है ना वो शेर के तारत्व से अधिक है। मच्छर का जो तारत्व है वो शेर के तारत्व से अधिक है। यही कारण है कि मच्छर की आवाज पतली होती है, और शेर की जो दहाड़ने की जो आवाज होती है वो मोटी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलिए, अगर मैं इसकी दूसरी विशेषता की बात करूं तो दूसरी विशेषता हम यहां पे देखेंगे लाउडनेस, और लाउडनेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रबलता। इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं प्रबलता। क्या देखते हैं? प्रबलता, जिसको हम बोलते हैं
नेस, क्या बोलते हैं, लाउडनेस। ठीक है, बात आती है ये हमारी लाउडनेस होती क्या है, तो ध्यान रखना यह है, यानी जो प्रबलता है वो क्या होती है, प्रबलता, प्रबलता तरंग के, तरंग यानी ध्वनि तरंग के आयाम पर, आयाम पर निर्भर करती है, निर्भर है। ठीक है, आयाम पर निर्भर है, ये तुम्हारी पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपको इसकी इकाई पूछेगा कि इसकी इकाई क्या होती है, इकाई यानी मात्रक। प्रबलता को हम किस में मापते हैं, तो ध्यान रखना इसको मापते हैं हम डेसिबल में, डेसिबल में, जिसको हम डी और बी से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, डी बी से, किससे, डी और बी से प्रेजेंट करते हैं, डेसिबल। ठीक है, यानी प्रबलता की इकाई क्या हो गई, डेसिबल हो गई। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, अगली बात अगर मैं करूं यहीं पे, तो हम इसमें कुछ और चीजें अब जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, वो भी हमारा डेसिबल में ही मापा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण भी डेसिबल, डेसिबल में ही मापा जाता है, डेसिबल में ही मापा जाता है। ठीक है, प्रबलता की इकाई क्या होगी, डेसिबल। और ध्वनि प्रदूषण भी कैसे मापा जाता है, डेसिबल में। जैसे कि मैं आपसे बात करूं अलार्म, अलार्म, अलार्म आप भरते हो फोन वगैरह में, अलार्म भरते हो, या पहले तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी घड़ी होती थी उसमें अलार्म बजता था। जो ये अलार्म है ये ध्वनि प्रदूषण करता है, आपको ये पता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण करता तो है, अगर कोई ज्यादा आवाज हो रही है तो सीधी बात है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अलार्म को कितने डेसिबल की आवाज होती है अलार्म की, ये आपसे पूछा जाता है कि अलार्म की आवाज कितने डेसिबल की होती है। अगर मैं अलार्म की बात करूं तो ये कितनी होगी हमारी, ये होगी हमारी 80 डेसिबल की आवाज। ठीक है, अलार्म की जो आवाज होती है वो 80 डेसिबल की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मशीन का। किसका, मशीन, मशीन जो होती है, मशीन जो होती है उसका, उसका कितना होता है, कितना डेसिबल होता है उसमें आवाज, तो ध्यान रखना उसमें 100 डेसिबल, 100 डेसिबल। जिस मशीन की आवाज, जिस जिस वस्तु की आवाज 100 डेसिबल है ना, ध्यान रखना वो एक क्या है, मशीन है। इस प्रकार आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सायरन, आप देखते हो कि जो हमारी गाड़ी होती है, मोटर बाइक होती है, उसको हम क्या काम करते हैं, उसमें हॉर्न लगा होता है यानी सायरन लगा होता है। हम जब उसको बजाते हैं, हम जब उसको बजाते हैं तो आप ये बताइए वह उसकी जो आवाज होती है वो कितने डेसिबल की होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सायरन की जो आवाज होती है ना वो 120 डेसिबल की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, सायरन की आवाज कितने की होती है, 120 डेसिबल की होती है। क्लियर है। अब अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूं, मैं कुछ और लिखवा देता हूं। अगर आपसे बोले कोई कि बम, बम कह लो या गोली कह लो, बम हो गया या गोली हो गया, उसकी जो आवाज है वो कितने डेसिबल की होती है, यानी वो कितने डेसिबल की होती है उसकी आवाज, आप बताओगे 140 डेसिबल। और एक मैं आपको लास्ट बोलूं, फुसफुसाना, फुसफुसाना, कान एक दूसरे से फुसफुसाते हो ना जब कोई टीचर पढ़ाता है। हाँ, आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, जैसे कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, अब उसमें क्या होता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे आपस में फुसफुसाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, तो ये फुसफुसाने की जो आवाज़ है वो कितने डेसिबल की होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितनी होती है, 15 डेसिबल से, 15 डेसिबल से कितना, 30 डेसिबल के बीच में, 15 डेसिबल से 30 डेसिबल के बीच में होती है फुसफुसाने की आवाज़। क्लियर है, क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, एक मैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं, इसका तीसरा जो हमारी विशेषता है वो क्या है, गुणवत्ता, 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 जिसको आप क्या कहते हो, क्वालिटी कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, क्वालिटी, क्वालिटी, ये गुणवत्ता होती क्या है। ठीक है, ध्यान रखना पहली बात, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई या मात्रक नहीं होता, नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात लिखना है इसमें, हम समान तारत्व, समान तारत्व वाली, हम समान तारत्व वाली आवाजों को, आवाजों को गुणवत्ता, गुणवत्ता के आधार पर, आधार पर अलग अलग पहचानते हैं, पहचानते हैं। नहीं आया होगा समझ में, एग्जाम्पल से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं,
हारमोनियम, हारमोनियम और सारंगी, सारंग, हारमोनियम और सारंगी। अगर आपके पास कोई हारमोनियम बजा रहा हो और दूसरा बंदा सारंग बजा रहा हो, आपको पता नहीं है, आपकी आंखों पे पट्टी, एक तरफ हारमोनियम बज रहा है और एक तरफ क्या बन रहा है, सारंग, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको तुरंत पहचान लोगे कि कौन सा हारमोनियम है और कौन सा सारंग है। ये आप पहचानोगे कैसे, ये आप पहचानोगे गुणवत्ता के आधार पर। किसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको बात करूं तो शाहरुख, शाहरुख खान, इन्हीं का नाम ले लेते हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, सलमान खान, ठीक है, एक तरफ शाहरुख खान की मूवी चल रही हो और एक तरफ सलमान खान की मूवी चल रही हो, आप तुरंत पहचान लोगे कि किस टीवी में सलमान खान की मूवी चल रही है, यानी किस तरफ सलमान खान की मूवी चल रही है और किस तरफ शाहरुख खान की मूवी चल रही है। ये आप आवाजों को पहचानते कैसे हो, ये आप पहचानते हो गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है। जैसे करीना कपूर और आलिया भट्ट, ठीक है, करीना कपूर और आलिया भट्ट, उन दोनों को आप पहचान लोगे अगर आपकी आंखों में पट्टी है और आप मूवी में मतलब बैठा दिए कहीं और वहां पे एक तरफ करीना कपूर चल रही है, करीना कपूर की आवाज आ रही है और एक तरफ आ रही है किसकी, आलिया भट्ट की, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये कौन है, ठीक है। यानी आपने पहचान कैसे की है, तो पहचान आपने की है गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है। यानी गुणवत्ता हमारा क्या काम करती है, वो हमारी समान तारत्व वाली आवाजों को पहचानती है। ये समान तारत्व ही तो है भाई, लड़कियों की आवाज सभी की समान तारत्व की होती है, लेकिन आप पहचानते कैसे हो अलग अलग। अगर मैं बोलूं ये शाहरुख खान मेल है, ये भी क्या है, ये भी मेल है भाई, ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, इनका तारत्व तो इनका समान है, लेकिन आप इनकी आवाजों को अलग अलग पहचानते कैसे हो, तो वो पहचानते हो आप गुणवत्ता के आधार पर। क्या आपको यह बात समझ में आई? आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम अपना आगे आते हैं और आगे देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ध्वनि में बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो एक नंबर होता है, जिस जिस जो कह सकते हो कि एक इकाई है एक प्रकार से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैक संख्या। क्या बोलते हैं? मैक संख्या, मैक संख्या यानी मैक नंबर, मैक नंबर। बात आती है मैक नंबर क्या है, मैक नंबर हम किसे कहते हैं। अगर आपको मैक नंबर के बारे में थोड़ा भी पता है तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए हमें कमेंट में कि मैक संख्या हम किसे कहते हैं। इससे आपको अधिक से अधिक क्या होगा, याद होगा ये चीज़ें, ठीक है। बताइए, तो मैक संख्या के बारे में अगर पूछूं मैं आपसे कि ये होता क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, अगर मैं मैक संख्या की बात करूं तो ध्यान रखना, जो हमारी ये मिसाइलें होती हैं ना, मिसाइलें हो गई, जहाज हो गए, सुपरसोनिक वस्तुएं हो गई, ठीक है, जो हमारे उड़ते हैं आसमान में, इनकी जो गति है, इनकी जो चाल है, उसको हम निकालते किस में, उसको हम ध्यान रखना, उसको हम मैक संख्या में ही निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लिखना मिसाइल और सुपरसोनिक, सुपरसोनिक वस्तुओं की चाल, वस्तुओं की चाल को मैक संख्या में निकाला जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। किस में निकाला जाता है? मैक संख्या में निकाला जाता है, ठीक है। मैक संख्या निकालने का एक सूत्र भी है, वो क्या है, मैक संख्या बराबर ये होता है वेल्यूसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की चाल बटे वेल्यूसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की चाल, ठीक है। यानी इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या होगा, मेरा होगा ये मैक संख्या बराबर वस्तु की चाल बटे क्या होगा, ध्वनि की चाल। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मैक संख्या निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। ये हमारा मैक संख्या निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। आपसे ग्रुप डी में वो न्यूमेरिकल पूछेगा और वो ये भी दे सकता है कि आप इसकी मैक संख्या निकालो। वो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, मैं यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम मैक संख्या निकालते कैसे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है किसी मिसाइल की मैक संख्या 2 है, किसी मिसाइल की मैक संख्या 2 है, तो उसकी चाल ज्ञात करो,
ठीक है। इसमें आपको एक चीज और ये देगा, ध्यान रखना, अगर उसने नहीं दी ना तो वो आपको अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? ध्वनि की चाल। और ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड। तो हमारा इसको आप बताइए, वीडियो पॉज करिए और आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। और हम फिर इसको बता रहे हैं, ठीक। अगर आपसे ये ध्वनि की चाल पूछता है, ध्वनि की चाल पूछता है, सॉरी ये क्या पूछता है? ध्वनि की चाल नहीं, वस्तु की चाल इसने पूछी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी मिसाइल की मैक संख्या 2 है, ठीक है, और तो उस वस्तु की चाल बताइए। मैक संख्या बराबर होता क्या था? मैक संख्या बराबर होता था वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। क्या यही होती थी हमारी? मैक संख्या हमें कितनी दे रखी है? 2 बराबर वस्तु की चाल हमें पूछी है, जबकि साउंड की हमें चाल दे रखी है 332 मीटर पर सेकंड। क्या यही दे रखी है? ये जो है ये इसमें गुणा करेगा, यानी वी ऑब्जेक्ट यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी? 2 का जब हम 332 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 664 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो चाल है वो क्या इतनी है? इसकी जो चाल है वो कितनी है? वो क्या इतनी है? क्या आपको यह बात समझ में आई? आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। और अगर आपको यह बात समझ में आई है तो भाई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें ध्वनि में, और इसके बाद हमारी जो ध्वनि होगी वो समाप्त हो जाएगी। मेरे को एक चीज और पढ़ानी है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मीन्स होता है जो प्रतिध्वनि नहीं होती है जैसे आवाज गूंजना, उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। एक हमें प्रतिध्वनि और इसमें पढ़ाना है इसके बाद, ठीक है। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है किसी हवाई जहाज की चाल। हवाई जहाज की चाल 1992 मीटर पर सेकंड है, उसकी मैक संख्या क्या है? उसकी मैक संख्या क्या है? आपको अगर ध्वनि की चाल बताऊं तो ध्वनि की चाल तो आपको पता है 332 मीटर पर सेकंड। निकाल दीजिए इसका क्या होगा, निकाल दीजिए। आपके पास सूत्र है m बराबर ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। क्या यही है? m हमें निकालना है, यानी मैक संख्या हमें निकालनी है। वस्तु की चाल कितनी है? वस्तु की जो चाल है वो है 1992 बटे, ठीक है, 1992 मीटर पर सेकंड। और जो ध्वनि की चाल हमारी होती है, ध्वनि की चाल हमारी कितनी है? मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल हमारी कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड खत्म, ठीक है। अगर हम 332 से 1992 को काटें तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। यानी मैक संख्या जो है हमारी वो कितनी आ गई? क्या हमारी मैक संख्या 6 आ गई? क्या हमारी मैक संख्या 6 आ चुकी है? चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। और हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो रह गया है इसमें ध्वनि में, और वो कौन सा है? वो है हमारा प्रतिध्वनि। क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी इसी को हम बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं? इको, प्रतिध्वनि को, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि ये प्रतिध्वनि होती क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। ये हमारी क्या है? ये हमारी है भाई दीवार। क्या है ये है दीवार, ठीक है। और यहां पर खड़े हो आप। कहां खड़े हो? ये खड़े, ठीक है। यहां पे आप दीवार खड़े हो और आपके बीच में कुछ दूरी है, आपके बीच में कुछ दूरी है, मैंने मान लिया x दूरी है। आप क्या करते हो? आप यहां से बोलते हो, आप यहां से बोलते हो तो इस प्रकार आवाज जाएगी आपकी, और ऐसे करके जाएगी। इससे टकरा के क्या होगा? आवाज वापस हो जाएगी। आवाज क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, और आपके कानों तक ये पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी आवाज जाके वापस आए और आपके कानों तक पहुंचे, इसी को हम क्या नाम देंगे? इसी को हम प्रतिध्वनि नाम देंगे, ठीक है। यानी आवाज का गूंजना, इको जिसको हम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं कि प्रतिध्वनि निर्भर किस पर होती है या आधारित वो किस पर होती है। तो ध्यान रखना, प्रतिध्वनि देखिए, अब ये जो आवाज है हमारी लौट के वापस आ गई, लौट के वापस आ गई, यानी किसी वस्तु में टकरा के वापस आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका परावर्तन हो गया। क्या हो गया? परावर्तन हो गया। जो प्रतिध्वनि होती है ना, ध्यान रखना, प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है, परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। यानी अगर कोई चीज क्या हो रही है? वापस आ रही है, मान लीजिए किसी वस्तु में लगकर वापस आ रही है, तो वो क्या हो गया? वो उसका परावर्तन हो गया भाई। क्या हो गया? परावर्तन हो गया। तो इसी प्रकार अगर मैं बताऊं प्रतिध्वनि जो होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है, तो ध्यान रखना, ध्वनि के
परावर्तन पर आधारित होती है। ठीक है, टकरा के वापस हमारे कानों पर, टकरा के वहां पे वापस हमारे कानों पर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी प्रतिध्वनि होने के लिए वस्तु और व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? अगर मैं बोलूं प्रतिध्वनि लाने के लिए या फिर प्रतिध्वनि को हमें सुनना है तो उसके लिए हमारे और दीवार में कितनी दूरी का अंतर होना चाहिए? तो ध्यान रखना, प्रतिध्वनि 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 के लिए व्यक्ति और दीवार के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। यानी ये हमारी, ये तो कोई दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, आपको प्रतिध्वनि सुननी है, तो आपके बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर की। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर की दूरी आपके और इसके बीच में होनी चाहिए। ध्यान रखोगे? क्लियर है? ये कभी कभी ये 17.2 मीटर नहीं देता है, इसकी जगह कुछ और दे देता है। ठीक है, कहीं कहीं किसी किताब में 17.2 मीटर है और किसी किताब में कितना है? 16.6 मीटर। ठीक है, अगर वो इसे दे तो इसे लगा के आना, अगर वो इसे दे तो इसे लगा के आना। ठीक है, क्लियर है? यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए वस्तु और व्यक्ति में कितने बीच की दूरी होनी चाहिए? तो कितने बीच की दूरी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई है? क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हमारा जो साउंड चैप्टर है वो खत्म होता है। अब जो हमारा चलेगा वो क्या चलेगा? प्रकाश चलेगा, और प्रकाश के साथ साथ हम और भी सारी जो भी हमारी तरंगें हैं उनको हम देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम देखेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, और बाकी हम देखते हैं कल। चलिए, नमस्कार।